सो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। तो हमने एनडीए फिजिक्स के 500 क्वेश्चन की सीरीज स्टार्ट कर दी थी। आज है उसका 8th पार्ट। करते हैं क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है हमारा, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ठीक है, अभी हम आ गए हैं ऑप्टिक्स में, तो ऑप्टिक्स के क्वेश्चन आज हम करने वाले हैं। ठीक है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। 2014 में एक क्वेश्चन आया था, अ रियल इमेज कैन बी फॉर्म्ड ऑन अ स्क्रीन is always magnified and inverted। अब देखो, यहां पर हमें सबसे पहले समझना पड़ेगा कि रियल इमेज और वर्चुअल इमेज क्या होती है। रियल इमेज और वर्चुअल इमेज, ठीक है, ये आपने पढ़ा होगा, रियल इमेज और वर्चुअल इमेज। तो रियल इमेज क्या होती है? रियल इमेज हमेशा बनती है इन्वर्टेड। रियल इमेज हमेशा बनती है इन्वर्टेड, पहले तो ये बात। और ये बन सकती है स्क्रीन पे, ये स्क्रीन पे बन सकती है। ठीक है, स्पेलिंग गलत लिख दी स्क्रीन की मैंने, ये बन सकती है स्क्रीन पे। ठीक है, इसके बाद जो वर्चुअल इमेज है ये स्क्रीन पे नहीं बन सकती, ये स्क्रीन पे नहीं बन सकती। ठीक है, तो हमारा यहां से अब देखना पड़ेगा हमें कौन सा आंसर सही है। कैन बी फॉर्म्ड ऑन स्क्रीन, ठीक है, ये बात सही है, रियल इमेज है, स्क्रीन पर बन रही है, सही बात है। इज ऑलवेज मैग्निफाइड एंड इन्वर्टेड, अब इन्होंने बोल दिया इज ऑलवेज मैग्निफाइड और दूसरा बोल दिया इन्वर्टेड, तो कौन सा वाला सही होगा? अब हमेशा मैग्निफाइड नहीं बनती, छोटी भी बन सकती है, और इन्वर्टेड तो हमेशा बनती है, पर इन्होंने जब लगा दिया ऑलवेज मैग्निफाइड तो ये बात इन्होंने गलत कर दी यहाँ पे। ठीक है, ये वाली बात गलत है। तो सबसे पहले ये देखना है कि कौन सा वाला बिल्कुल करेक्ट है। तो फर्स्ट वाला बिल्कुल करेक्ट है, सेकंड वाला आधा करेक्ट है बोल सकते हैं, और आधा करेक्ट मतलब गलती है, क्योंकि इन्वर्टेड तो सही है पर ये वाला भी इसमें ऐड कर दिया तो ये पूरा स्टेटमेंट गलत हो गया। ये वाला इसमें ऐड नहीं करना चाहिए था, ऑलवेज मैग्निफाइड नहीं होता है। तो कौन सा वाला सही हो जाएगा? ओनली ए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट गिवन इज करेक्ट। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, इफ स्पीड ऑफ लाइट इन एयर इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास हमें निकालना है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला होता है n = c/v। ठीक है, ये फॉर्मूला हमें याद होना चाहिए, n = c/v। n होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और c होता है स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, और v हमारा होता है वेलोसिटी, जिस मीडियम में हमें निकालना है। तो हमें n गिवन है, कितना है? 1.5, तो n की वैल्यू रख देंगे। c की वैल्यू होती है 3 × 10⁸। ठीक है, और नीचे है v है हमारी वेलोसिटी जो हमें निकालनी है, वेलोसिटी। ठीक है, तो निकाल लेंगे वेलोसिटी, क्या आ जाएगी वेलोसिटी? 3 × 10⁸ अपॉन में 1.5, और ये 1.5 किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है? हमारा ग्लास का। ग्लास का है तो वेलोसिटी किस में आएगी? ग्लास में। तो ये कट जाएगा 2 जार, तो आंसर आ गया 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये वाला फॉर्मूला याद होना चाहिए, n = c/v। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, while looking at an image formed by a convex lens, one half of the lens is covered with a black paper। ठीक है, क्या बोला है? हमारे पास एक कॉन्वेक्स लेंस है और ये आधा कवर कर दिया हमने ब्लैक पेपर से। विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल हैपन टू द इमेज। तो इमेज के साथ क्या होगा? तो यहां पर इमेज बनती कैसे है? यहां पर हम ऑब्जेक्ट रखते हैं, ऑब्जेक्ट से हमारी रे ऑफ लाइट ऐसे जाती है, अगर ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो तो ये प्रिंसिपल फोकस से पास कर जाती है। ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए।
और अगर ऑप्टिकल सेंटर से निकले तो बिना डेविएट करे चली जाएगी। तो यहाँ पर ये दोनों रेज मीट करती हैं, यहाँ पर ऑप्टिकल सेंटर होता है, ठीक है। आई होप आपको ये केस पता होगा ये कौन सा वाला है। तो ये जो इमेज बनती है ये बनती है हमारे पास इन्वर्टेड, ठीक है। अब अगर यहाँ पर आधे हिस्से में हमारे पास ब्लैक पेपर आ गया तो ये रेज यहां से ना जाके कहां से जाएंगी, फिर ये रेज जाएंगी नीचे वाले पार्ट से, नीचे वाले पार्ट से ये रेज जाएंगी। तो सबसे पहले यहां से रेज जाएंगी, ऑप्टिकल सेंटर से पास करेगी जो, तो ये वाली रेज तो चली जाएगी, नीचे वाली रेज और बाकी रेज इधर से जाती रहेंगी और ये इधर इमेज बना देंगी। तो आधा होने पर भी, कॉन्वेक्स लेंस आधा होने पर भी क्या हो जाएगा, इमेज हमें मिलेगी, पर उसकी इंटेंसिटी थोड़ी कम होगी क्योंकि सारी के सारे रेज पहुंच नहीं पाएंगे, कुछ रेज ब्लॉक कर देगा, ठीक है। ये हमने लाइन बना दी, प्रिंसिपल एक्सिस को बोलते हैं। और इतने पार्ट में हमने ब्लैक पेपर रखा, तो अगर हमने यहाँ पर ऑब्जेक्ट रखा है तो देखो इमेज बनेगी कैसे, इमेज यहाँ पे बनती है ना, इमेज यहाँ पे बनती है, यहाँ से जो रे ऑफ लाइट आती है वो फोकस से पास करती है और फिर यहाँ से जो ऑप्टिकल सेंटर से जो रे आती है वो बिना डेविएट करे चली जाती है, ठीक है। पर जो इमेज बनती है वो पूरे लेंस की वजह से बनेगी ना, तो जितनी भी रेज आएंगी उसकी वजह से ये बनेगा। बस अभी क्या हुआ है, जब हमने ऊपर वाला बंद कर दिया तो बस ऊपर वाला लेंस काम नहीं करेगा, नीचे वाला लेंस काम करेगा, नीचे वाला पार्ट लेंस का वो काम करेगा। तो हमें इमेज तब भी दिखाई देगी पर उसकी इंटेंसिटी थोड़ी सी कम हो जाएगी, ठीक है। ये समझ नहीं आया तो याद रख लो, अगर हम ब्लैक पेपर रख देंगे तो इंटेंसिटी ऑफ द इमेज विल बी डिमिनिश्ड, सिर्फ इंटेंसिटी पर फर्क पड़ेगा, ठीक है, बाकी किसी भी चीज पर फर्क नहीं पड़ेगा। हाफ ऑफ द इमेज विल बी विजिबल, तो ये भी गलत है, हमें दिखाई देगी पूरी इमेज, बस उसकी इंटेंसिटी कम हो जाएगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, इन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट द लेंसेज आर यूज्ड टू फॉर्म इमेज बाय द फिनोमिनन ऑफ। तो आपको पता होगा ये रिफ्रैक्शन की वजह से होता है, ठीक है। कोई भी लेंस कैसा इमेज बनाता है, ये मैं बता रहा हूं कॉन्वेक्स लेंस के बारे में। तो यहां पर ऑब्जेक्ट है, यहां से लाइट जाती है और यहां से रिफ्रैक्ट हो जाती है, ठीक है। और दूसरी हमारी जाती है ऑप्टिकल सेंटर से, ये कहीं यहां मीट करती है, फिर हमारी ऐसे करके इमेज बनती है ना। तो यहां पर होता क्या है, ये केसेस आपने पढ़े होंगे, ठीक है, ये केसेस मैं डिस्कस नहीं करने वाला हूं। तो ये केसेस बनते किसकी वजह से है, हमारे पास रिफ्रैक्शन की वजह से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। A ray of light travels from a medium of refractive index n1 to medium of refractive index n2 if angle of incidence is I and the angle of refraction is R होना चाहिए, यहाँ पे is R, then is equal to sin I upon sin R। तो sin I upon sin R किसके इक्वल होगा, ये पूछा है, ठीक है। हमारे पास दो मीडियम है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2 है। यहां से हमारे पास रे ऑफ लाइट आई, बीच में हम बनाते हैं नॉर्मल, ठीक है। और नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में जो एंगल बनता है उसको बोलते हैं इंसिडेंट एंगल, ठीक है। और ये मान लेते हैं ये डेंसर मीडियम है, ये रेयरर मीडियम है और ये डेंसर मीडियम है, मान लेते हैं, ऐसा बोला तो नहीं है पर मान लेते हैं, ये रेयरर मीडियम है, डेंसर मीडियम है। तो अगर लाइट रे रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम की तरफ जाती है तो ये नॉर्मल से दूर चली जाएगी, है ना। इसको जाना चाहिए था ऐसा, पर चला जाएगा थोड़ा सा टिल्ट होके चला जाएगा, ऐसे लाइटर थोड़ी टिल्ट हो जाएगी और नॉर्मल के साथ ये जो एंगल फॉर्म करेगी इसको बोलेंगे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। आई और आर, एंगल आई और एंगल आर, ऐसे भी बोल सकते हैं इसको। तो यहां पर हमारे पास जो फॉर्मूला होता है उसको स्नेल्स लॉ बोलते हैं, सुना होगा आपने स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ क्या होता है, अब n1 और n2 के साथ इसका क्या रिलेशन है, ये याद रखने के लिए एक
ट्रिक है, वो ट्रिक है पहले तो n1 ले लो और इसके साथ का एंगल ले लो साइन के साथ। पहले n1 ले लो, फिर साइन के साथ इसका एंगल ले लो साइन i। ठीक है, इसके बाद दूसरे मीडियम में जाओ, n2 ले लो और फिर r ले लो साइन के साथ। तो हमने ले लिया n2 और साइन के साथ ले लिया हमने r। ठीक है, पूछा क्या है हमें, साइन i अपॉन साइन r। तो साइन i साइन r को नीचे ले आए इक्वल्स टू, अब देखो ये n2 और ये नीचे आ जाएगा n1। तो साइन i अपॉन साइन r क्या आ गया, n2 अपॉन n1। तो क्या आ जाएगा हमारा आंसर, साइन i अपॉन साइन r का क्या हो जाएगा, n2 अपॉन n1। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, स्नेल्स लॉ इसको बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, which one of the following process explain the splitting of a beam of white light into constituent colors। तो इसको क्या बोलते हैं हमारे पास, डिस्पर्शन। ठीक है, डिस्पर्शन इसको बोलते हैं। जैसे ये हमारे पास प्रिज्म है और ये व्हाइट लाइट है, व्हाइट लाइट कितने कलर में डिवाइड हो गई, 7 कलर्स में, 1 2 3 4 5 6 और 7। ठीक है, इसका ऑर्डर भी आपको याद होगा, सबसे नीचे आता है वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। ठीक है, इसको बोलते हैं डिस्पर्शन, ये वर्ड याद रखना, डिस्पर्शन। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन हमारे पास है, लाइट वेव आर। लाइट वेव्स क्या है, तो लाइट वेव है हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड और अंदर की तरफ मैंने बना दिया मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ वाइब्रेट करते हैं। ठीक है, वाइब्रेट करने पर जो प्रोपगेशन ऑफ वेव होता है वो आगे की तरफ। ठीक है, मतलब ये ऐसे ऐसे मूव कर रहा है और आगे की तरफ। ठीक है, तो ये हो रहा है प्रोपगेशन ऑफ वेव, और ये पूरा का पूरा किसके बारे में है, लाइट वेव के बारे में। तो लाइट कैसी वेव है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रो से आया इलेक्ट्रिक फील्ड, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड से आया इलेक्ट्रो, मैग्नेटिक फील्ड से आया मैग्नेटिक, और ये खुद में है क्या, वेव। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इसको बोलते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ऑप्टिकल फाइबर थ्रू बेंड ऑफ एनी मैनर अलाउस लाइट टू पास थ्रू, व्हाट इज द inference that one can draw from it। What is the inference? Interference तो नहीं था। What is the inference that can draw from it? ठीक है, ऑप्शन देखते हैं, थोड़ा क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा। The concept that light travel in a straight path is wrong. Light can flow through the optical fiber. Light can travel through the fiber because of the ductility. Light can travel through the fiber due to multiple total internal reflection। अच्छा, ठीक है, रीजन पूछ रहे हैं ऑप्टिकल फाइबर में लाइट बेंड कैसे हो पाती है, तो डी वाला हमारे पास सही आंसर हो जाएगा। लाइट कैन ट्रेवल थ्रू द ऑप्टिकल फाइबर ड्यू टू मल्टीपल टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन आई होप आपको पता हो। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए कंडीशंस क्या है, रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में क्या होना चाहिए, रिफ्रैक्शन होना चाहिए, और सॉरी डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में, सॉरी रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में लाइट जानी चाहिए, और जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो क्रिटिकल एंगल से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, क्रिटिकल एंगल से बड़ा होना चाहिए। जैसे ये ऑप्टिकल फाइबर है, तो इसमें बाहर का मीडियम हमारे पास है, कौन सा मीडियम है बाहर का हमारे पास, डेंसर, और इसके पास 2 लेयर्स होती हैं ऐसे, ये ऑप्टिकल फाइबर के पास होती है 2 लेयर्स। ठीक है, आई होप आपको 2 लेयर समझ में आ रहा होगा मैं क्या बोल रहा हूं। ये पहली लेयर है और ये हमारे पास दूसरी लेयर है। पहली लेयर हमारे पास होती है रेयरर और दूसरी डेंसर। तो जब रेयरर से डेंसर में जाएगा और एंगल होगा I इज ग्रेटर देन IC, क्रिटिकल एंगल से बड़ा एंगल होगा, तो यहां से लाइट रे गई, लाइट रे को थोड़ा अलग
लाइट से सॉरी अलग कलर से दिखाना चाहिए। तो लाइट रे ये गई, ठीक है, एंगल क्रिटिकल एंगल से बड़ा तो हो जाएगा यहाँ पे रिफ्लेक्शन, ठीक है। और ये इस तरह से सेट होता है कि हमारे पास हर बार जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है वो क्रिटिकल एंगल से बड़ा होता है और इस तरह से लाइट बाहर, ठीक है। ऑप्टिकल फाइबर का यूज आपको पता होगा, ठीक है, जितना भी इंटरनेट के कनेक्शंस हैं वो ऑप्टिकल फाइबर से ही आते हैं और जो इंफॉर्मेशन है वो लाइट की स्पीड से ट्रेवल करती है, ठीक है। तो यहां पर होता है रिफ्लेक्शन। बाकी आपको इसके बारे में पता होगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन आपने पढ़ा होगा अच्छे से, होता क्या है, ठीक है। तो ऑप्टिकल फाइबर में क्या यूज होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, अरे ऑफ लाइट व्हेन रिफ्लेक्टेड सफर्स चेंज इन वेलोसिटी, इन दिस कॉन्टेक्स्ट विच वन अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। रिफ्रैक्टेड सफर, अच्छा ठीक है, जब कोई लाइट रे रिफ्रैक्शन सफर करती है तो उसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है ना। कोई भी लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो उसकी स्पीड थोड़ी सी कम हो जाती है या फिर ज्यादा हो जाती है। तो कौन सा ऑप्शन इसमें से सही होगा, वेलोसिटी इंक्रीजेस एज द रे पासेस फ्रॉम अ रेयरर टू डेंसर मीडियम। तो वेलोसिटी जब रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाते हैं तो वेलोसिटी क्या करती है, डिक्रीज करती है। यहां पर इंक्रीज कर रही है तो ये वाला गलत, ठीक है। ट्रैफिक की मतलब ट्रैफिक के हिसाब से भी हम समझ सकते हैं। ट्रैफिक मतलब जब रेयरर मीडियम होता है तो रेयरर मीडियम का मतलब होता है कम ट्रैफिक। ट्रैफिक के अकॉर्डिंग भी इसको समझ सकते हैं। ट्रैफिक कम होना मतलब रेयरर मीडियम, ठीक है। डेंसर मीडियम मतलब ट्रैफिक बहुत ज्यादा है। तो अगर हम कम ट्रैफिक से ज्यादा ट्रैफिक की तरफ जाएंगे तो हम अपनी स्पीड को, अपनी बाइक को या अपनी स्कूटी को या अपनी कार को, उसकी स्पीड को हमें कम करना पड़ेगा अगर हम कम ट्रैफिक से ज्यादा ट्रैफिक की तरफ जा रहे हैं। तो इस तरह से भी आप याद रख सकते हो, ठीक है। तो इंक्रीज नहीं करेगी, यहाँ पे क्या करनी चाहिए थी, डिक्रीज। दूसरा है वेलोसिटी डिक्रीजेस एज रे पासेस फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयरर मीडियम। डेंसर मतलब ज्यादा ट्रैफिक और रेयरर मतलब कम ट्रैफिक। तो ज्यादा ट्रैफिक से कम ट्रैफिक की तरफ जाएंगे तो हम अपनी वेलोसिटी को इंक्रीज करेंगे और यहां पर लिखा है डिक्रीज, तो ये वाला भी गलत। वेलोसिटी डिक्रीज एज द रे पासेस फ्रॉम अ रेयरर टू डेंसर, हाँ तो डिक्रीज कर देंगे जब हम, रेयरर मतलब ज्यादा ट्रैफिक, सॉरी रेयरर मतलब कम ट्रैफिक और डेंसर मतलब ज्यादा ट्रैफिक। तो कम से ज्यादा के सॉरी कम ट्रैफिक से ज्यादा ट्रैफिक की तरफ जाएंगे तो हमें वेलोसिटी को डिक्रीज करना पड़ेगा। तो लाइट भी ऐसा ही सोचती है, जब वो कम ट्रैफिक से ज्यादा ट्रैफिक की तरफ जाएगी तो वो अपनी स्पीड को कम कर देती है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। चेंज ऑफ वेलोसिटी डज नॉट डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ मीडियम, तो ये तो बिल्कुल ही गलत है। नेचर ऑफ मीडियम की वजह से ही हमारी स्पीड ऑफ लाइट इफेक्ट होती है, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। An object placed 10 centimeter in front of a convex lens of focal length 15 centimeter. The image produced will be. तो इमेज हमारी कैसे बनेगी, हमारे पास एक कॉन्वेक्स मिरर है, ठीक है, और ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन 10 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट कहां पर रखा है, 10 सेंटीमीटर दूर रखा है, ठीक है। सारी जो डिस्टेंसेस होती है वो कहां से मेजर करते हैं हम, ऑप्टिकल सेंटर से, ठीक है। तो ये रहा ऑप्टिकल सेंटर, 10 सेंटीमीटर दूर है हमारा ऑब्जेक्ट। फोकल लेंथ इसकी है 15 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ इसकी है 15 सेंटीमीटर। तो फोकल लेंथ कहीं इधर होगी। मेन फोकस हमारा कौन सा होता है, ये वाला फोकस हमारा मेन फोकस होता है। तो ये कितना है हमारे पास, 15 सेंटीमीटर, सॉरी वेरी सॉरी, ठीक है। 10 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर हमने फोकल लेंथ निकाल ली और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमें पता है। द इमेज प्रोड्यूस्ड विल बी, तो इमेज कहां पर बनेगी,
तो इमेज कहां पर बनेगी। ठीक है, अब जरा केसेस अगर आपको याद हैं तो याद करने की कोशिश करो। क्या केस है ये, कौन सा केस है, ये ऑप्टिकल सेंटर है। इसका अगर मैं सेंटर ऑफ कर्वेचर निकालना चाहूं तो कहां पर होगा। देखो 15 हमारे पास फोकल लेंथ है, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर कहां पर होगा। इस तरफ का अगर हम देखें, इस तरफ का सेंटर ऑफ कर्वेचर देखें तो वो कितना दूर है, ये 15, तो ये कहीं यहां पर होगा। ठीक है, 30 सेंटीमीटर सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, है ना। तो ऑब्जेक्ट हमने रखा कहां पर है, फोकस से आगे रखा है ना। इस तरफ वाले फोकस से हमने आगे रखा है, इसको बोलते हैं F1 और इसको बोलते हैं हम F2। तो फोकस से आगे जब हम रखते हैं ऑब्जेक्ट को तो इमेज कहां पर बनती है, ठीक है। तो ये आपको याद होना चाहिए। तो पहली रे जाएगी हमारे पास प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल और ये निकलेगी फोकस से। ठीक है, ये निकली फोकस से। दूसरी रे कहां से जाएगी, दूसरी रे जाएगी हमारे पास ऑप्टिकल सेंटर से। कहां से जाएगी, ऑप्टिकल सेंटर से, और ये बिना डेविएशन के नीचे चली जाएगी। ठीक है, तो हमने थोड़ा डायग्राम हमने गड़बड़ कर दी, थोड़ा इमेजेस थोड़ा ढंग से लेते हैं। हमने 10 बड़ा कर दिया 15 से। ठीक है, हमें दोबारा बनाना पड़ेगा ये, तो बनाते हैं चलो। ये है हमारा कॉन्वेक्स लेंस, 10 सेंटीमीटर हम इतना ले लेते हैं ना, ये हमारा ऑब्जेक्ट है 10 सेंटीमीटर पे। इसके बाद मेन फोकस 15, तो ये थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए यहां से, तो ये लगभग यहाँ पे है फोकस इसका F2, और कहीं इधर हमारा क्या होगा, F1 होगा। ऑब्जेक्ट कहां पर प्लेस है, फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में। तो अब जरा हम बनाते हैं, पहले एक बार मेजरमेंट लिख लेते हैं। ये कितना है, 10 सेंटीमीटर, और यहां से यहां तक हमारा कितना है, 15 सेंटीमीटर। ठीक है, आई होप समझ में आ रहा होगा। अब लाइट रे गुजारते हैं। तो सबसे पहले प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हमने लाइट रे गुजारी, और ये कहां से निकल जाएगी, फोकस से, मेन फोकस से ये निकल जाती है। दूसरी हमें कहां से निकालनी पड़ेगी, ऑप्टिकल सेंटर से। दूसरी हमने निकाली ऑप्टिकल सेंटर से। ठीक है, तो आई होप आपको ये केस याद होगा। ये दोनों रेस कैसी रेस है, डाइवर्जिंग, है ना। ये कैसी रेस है, डाइवर्जिंग रेस है। डाइवर्जिंग रेस कहां मिलती है, ये आगे मिलती ही नहीं है, तो इनको क्या करना पड़ेगा, प्रोड्यूस्ड बैकवर्ड, इनको करना पड़ेगा प्रोड्यूस्ड बैकवर्ड, इनको पीछे ड्रॉ करना पड़ेगा। तो कहीं अगर पीछे इनको मिलाएं तो हमारी इमेज बन जाएगी इधर, एग्जैक्टली फोकस पे नहीं बनेगी, थोड़ा सा पीछे बनेगी, तो हमारी इमेज यहां पर बन जाएगी। ठीक है, तो इमेज क्या बनी, वर्चुअल इमेज बनी ना। ये अपीयर टू मीट हो रहा है, ये पीछे क्या हो रहा है, अपीयर टू मीट। ठीक है, तो ये हमारी वर्चुअल इमेज बनी। वर्चुअल एंड मैग्नीफाइड, ऑब्जेक्ट इतना सा था, इमेज थोड़ी बड़ी बन गई, तो हमारे पास ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा, वर्चुअल एंड मैग्नीफाइड, वर्चुअल एंड मैग्नीफाइड। ठीक है, बाकी इमेज डिस्टेंस इन्होंने पूछी नहीं है, तो यहां पर लेंस फॉर्मूला लगाने का कोई फायदा नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। केसेस आपको याद होने चाहिए, लेंस के भी और मिरर के भी। 6 केसेस किसके थे, कॉन्वेक्स लेंस के और कॉन्केव मिरर के 6 केसेस थे, और 2 केसेस थे कॉन्वेक्स मिरर के, और दूसरा हमारा कॉन्केव लेंस के, 2 केसेस थे। तो वो आपको अच्छे से याद होने चाहिए, तभी आप ऐसे क्वेश्चन कर पाओगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इन केस ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट। तो इनमें से 2 स्टेटमेंट करेक्ट हो सकती है। द फोकल लेंथ ऑफ द आईपीस इज लार्जर देन द फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्टिव। तो नहीं, आपको आई होप कंपाउंड माइक्रोस्कोप भी आता होगा, तो ये गलत है। हमारे पास जो आईपीस लेंस है उसकी जो फोकल लेंथ है वो छोटी होती है, और यहाँ पर क्या बोला है,
आईपीस, द फोकल लेंथ ऑफ आईपीस इज लार्जर, तो लार्जर नहीं रखते हैं। सेकंड हमारे पास है द फोकल लेंथ ऑफ द आईपीस इज स्मॉलर देन द फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्टिव। ठीक है, दूसरा सही है। आईपीस लेंस की जो फोकल लेंथ होती है वो छोटी होती है किससे? ऑब्जेक्टिव लेंस से, है ना। ठीक है, ऐसा होता है। ये और ये हमारा ऑब्जेक्टिव लेंस और ये हमारा आई पीस लेंस। ठीक है, तो आई पीस लेंस हमारा छोटा होता है और ऑब्जेक्टिव हमारा बड़ा होता है। ठीक है, थर्ड हमारे पास है द इमेज प्रोड्यूस्ड इन द नॉर्मल ऑप्टिकली माइक्रोस्कोप इज रियल। तो हमारे पास माइक्रोस्कोप में रियल इमेज बनती है क्या? नहीं, माइक्रोस्कोप में हमारी रियल इमेज नहीं बनती है। द इमेज प्रोड्यूस्ड इन द नॉर्मल ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप इज वर्चुअल, वर्चुअल होती है। ठीक है, तो हमारे पास 2 और 4, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। ऐसे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस हमारे पास ऑप्टिक्स से बहुत ज्यादा आते हैं। तो सबसे पहला ऑप्शन है द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ कॉन्केव मिरर इज ट्वाइस इट्स फोकल लेंथ। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर इज ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ, तो क्या ये बात सही है? द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ अ कॉन्केव मिरर इज ट्वाइस ऑफ इट्स फोकल लेंथ, सॉरी उल्टा लिख दिया। द रेडियस ऑफ कर्वेचर इज ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ, तो क्या ऐसा होता है? हाँ, ये बिल्कुल सही है। तो पहला वाला हमारा सही है। नेक्स्ट हमारे पास है पावर ऑफ कॉन्वेक्स लेंस इज नेगेटिव एंड दैट ऑफ कॉन्केव लेंस इज पॉजिटिव, तो क्या ये बात सही है? अब देखो, अब आपको ये बात याद रखनी पड़ेगी, फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस हमारे पास होता है पॉजिटिव। ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस की जो फोकल लेंथ होती है वो पॉजिटिव होती है। ठीक है, और फोकल लेंथ ऑफ कॉन्केव लेंस ये हमारे पास होती है नेगेटिव। ठीक है, ये आपको याद करना पड़ेगा ये दोनों चीजें। पावर का फॉर्मूला होता है 1/f, तो 1/f कॉन्वेक्स लेंस के लिए पॉजिटिव आ जाएगा। यहां पर क्या बोला है? पावर ऑफ कॉन्वेक्स लेंस इज नेगेटिव, पर नेगेटिव नहीं होता है, क्या होता है? पॉजिटिव। देखो, अगर इसकी पावर में निकालो तो 1/f, यहां के लिए f क्या है? पॉजिटिव, तो ये भी क्या आएगा? पॉजिटिव। ऐसे ही इसके लिए कॉन्केव लेंस के लिए पावर में निकालो तो 1/f आएगा। f अगर नेगेटिव है तो पावर भी हमारी क्या हो जाएगी? नेगेटिव हो जाएगी। तो ये कौन सा नॉट करेक्ट बोला है? तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। बाकी द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ अ प्लेन मिरर इज इन्फिनिटी, हाँ प्लेन मिरर के लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर इन्फिनिटी होता है। ठीक है, ये बात भी सही है। बाकी सारे सही होंगे, बस ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। इनमें से बताने कौन सा, फिर से वही, इसमें कौन सा करेक्ट है ये पूछा है। पिछले वाले में पूछा था कौन सा करेक्ट नहीं है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन हमारे पास है द इमेज फॉर्म्ड बाय कॉन्केव मिरर फॉर एन ऑब्जेक्ट लाइंग एट इंफिनिटी एट द प्रिंसिपल फोकस हाईली डिमिनिश्ड रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, तो आपको ये केस याद होगा कॉन्केव मिरर के लिए, जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर होता है तो हमारे पास जो इमेज होती है वो कहां पर बनती है? फोकस पे, और हाईली डिमिनिश्ड बनती है और रियल और इन्वर्टेड बनती है। ठीक है, तो ये तो सही है। अच्छा, इस करेक्ट बोला है तो हमारे पास ऑप्शन नंबर ए ही हमारे पास करेक्ट है। बी पढ़ लेते हैं। अ रे ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम अ कॉन्केव मिरर अपीयर टू डाइवर्ज फ्रॉम द प्रिंसिपल फोकस ऑफ द मिरर। तो यहां पर कौन सा लेंस है, सॉरी कौन सा मिरर है? प्रिंसिपल एक्सिस रिफ्लेक्शन फ्रॉम कॉन्केव मिरर। तो कॉन्केव मिरर अपीयर टू मीट नहीं करता है कॉन्केव में, तो कॉन्केव में अपीयर टू मीट नहीं करता है। द फोकल लेंथ ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज डबल द, ठीक है उल्टा लिख दिया।
रे ऑफ लाइट ट्रेवलिंग फ्रॉम अ रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम बेंड्स अवे, ठीक है, तो बेंड्स अवे द नॉर्मल नहीं, बेंड्स टुवर्ड द नॉर्मल हो जाता है, ठीक है। एक मिनट, हमने कहीं पर गलती करी है क्या फिर? यहां पर गलती कर दी, रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में बैंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल हो जाएगा, यहां पर गलती कर दी। फॉर्मूला बिल्कुल ठीक है, बस ये बैंड कर जाएगा नॉर्मल की तरफ। रेयरर मतलब कम ट्रैफिक, डेंसर मतलब ज्यादा ट्रैफिक, तो अपनी स्पीड को कम करना पड़ेगा और हल्का सा हम टिल्ट हो जाएंगे, हम या फिर सॉरी लाइट टिल्ट हो जाएगी, ठीक है। तो मीडियम यहां पर है N2, बाकी सारी चीजें ठीक है, बस यहां पर मैंने गड़बड़ कर दी थी, रेयरर से डेंसर जाते हैं तो बेंड्स टुवर्ड द नॉर्मल, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। कहां तक थे? ये हो गया था, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, an object is placed at the center of curvature of a concave mirror of focal length 16 centimeter. If the object is shifted by 8 centimeter towards the focus, the nature of the image would be, ठीक है। अब क्या बोला है, एक ऑब्जेक्ट प्लेस किया है एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ कॉन्केव मिरर, ठीक है, कॉन्केव मिरर बोला है, तो कॉन्केव मिरर हमारे पास ऐसा होता है, ये हमारा कॉन्केव मिरर है, ठीक है। इसके बाद बोला क्या है कि ऑब्जेक्ट कहां पर रखा है हमारे पास, सी पे, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, तो फोकस इसके लगभग आधे पर होगा, है ना। यहां से यहां तक रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं, पोल से सी तक हमारा होता है आर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, और एफ होता है फोकल लेंथ। तो सी पर हमने ऑब्जेक्ट रखा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द कॉन्केव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 16 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ कितनी है? 16 सेंटीमीटर, ठीक है, फोकल लेंथ कितनी है? 16 सेंटीमीटर। इफ द ऑब्जेक्ट इज शिफ्टेड बाय 8 सेंटीमीटर टुवर्ड्स द फोकस, अब बोला है ऑब्जेक्ट पहले कितना रखा था, 16 प्लस 16 32 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर शिफ्ट कर देंगे, 8 सेंटीमीटर को 8 सेंटीमीटर शिफ्ट कर देंगे, कितना? 8 सेंटीमीटर। तो अब यहां पर ऑब्जेक्ट रख दिया हमने, ठीक है। तो ये अब लेंथ कितनी आ गई हमारे पास, पहले कितनी थी 32 में से 8 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा हमारे पास, 24 सेंटीमीटर। अब ये ऑब्जेक्ट दूर है पोल से, टुवर्ड्स द फोकस, द नेचर ऑफ द इमेज वुड बी, तो इमेज कैसी बनेगी, ठीक है। तो आई होप आपको ये याद होगा कि अगर ऑब्जेक्ट सी और एफ के बीच में रखा जाता है तो तब इमेज के साथ क्या होता है ना। ऑब्जेक्ट अगर सी और एफ के बीच में रखा जाता है तो तब इमेज क्या होती है, तो होता क्या है, पहली रे जाएगी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस और ये निकल जाएगी फोकस से, ठीक है, यही होता है, ये निकल जाएगी फोकस से। और दूसरी रे कहां से जाएगी, दूसरी रे जाएगी हमारे पास फोकस से और ये चली जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, और हमारे पास इमेज कहां पर फॉर्म होगी, इमेज यहां पर हमारे पास फॉर्म हो जाएगी, ठीक है। तो इमेज कहां बनी, एक मिनट कुछ गड़बड़ हो गया, हाँ नहीं ठीक है, इमेज कहां पर बनी हमारे पास, सी और एफ के बीच में हमारे पास इमेज बनी, और डिमिनिश्ड इमेज बनी और रियल इमेज बनी, ठीक है, रियल डिमिनिश्ड और रियल इन्वर्टेड और डिमिनिश्ड, रियल एंड मैग्नीफाइड, वर्चुअल एंड मैग्नीफाइड, रियल एंड रिड्यूस्ड। तो हमारे पास कैसी इमेज बनी, सी, रियल एंड रिड्यूस्ड, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एक मिनट, डायग्राम में शायद हल्की सी गलती है, ठीक है, चलो ये भी ठीक है, पर ये तो कंफर्म है कि रियल और रिड्यूस्ड बनती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, अ पेंसिल इज प्लेस्ड अपराइट
at a distance of 10 centimeter from a convex lens of focal length 15 centimeter। ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस है हमारे पास, ये रहा कॉन्वेक्स लेंस, और पेंसिल कितनी दूर प्लेस्ड है हमारे पास 10 सेंटीमीटर फ्रॉम कॉन्वेक्स लेंस, ये है हमारे पास 10 सेंटीमीटर। ठीक है, और फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर, और फोकल लेंथ इसकी कितनी है 15 सेंटीमीटर। यहां तक ले लेते हैं 15, यहां पर फोकल लेंथ ले लेते हैं, यहां से यहां तक क्या हो जाएगा 15 सेंटीमीटर। फिफ्टीन सेंटीमीटर क्या होगी इसकी फोकल लेंथ। ठीक है, पर ये वाली फोकल लेंथ लेते हैं क्या, नहीं ये वाली नहीं लेते हैं, हम लेते हैं इधर वाला, है ना, क्योंकि प्रिंसिपल फोकस इस तरफ होता है F2 15 सेंटीमीटर, तो दोनों तरफ की फोकल लेंथ भी बोल सकते हैं 15 सेंटीमीटर, कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर, द नेचर ऑफ द इमेज ऑफ द पेंसिल विल बी। तो यहां पर बोला है नेचर ऑफ इमेज क्या बनेगा, तो सबसे पहले ये किसके बीच में है, फोकस और ऑब्जेक्ट, सॉरी फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में। तो यहां पर क्या केस बनता था, अभी अभी हमने किया ये, ठीक है, अभी अभी हमने किया था ये वाला, यही वाला केस है, सेम यही वाला केस है। फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में अगर ऑब्जेक्ट रख देंगे तो इमेज कैसी बनती है, वर्चुअल। ठीक है, इमेज हमारे पास कैसी बनी है, वर्चुअल एंड मैग्नीफाइड। ठीक है, तो बिल्कुल सेम इसी की तरह हो जाएगा। रे डायग्राम मैं फिर से नहीं बना रहा हूं, हमारे पास कैसी बनेगी, वर्चुअल इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड, वर्चुअल इरेक्ट मतलब सीधा, वर्चुअल इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड। ठीक है, आगे बढ़ते। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, अ लेडी इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ अ प्लेन मिरर एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर 1 मीटर फ्रॉम इट, शी वॉक्स 60 सेंटीमीटर टुवर्ड्स द मिरर। प्लेन मिरर की बात चल रही है, ये प्लेन मिरर है, ठीक है, और एक लेडी खड़ी है, ये रही लेडी, इसके बाल भी हैं ठीक, ये रही लेडी, और ये कितना दूर खड़ी है 1 मीटर, 1 मीटर मतलब 100 सेंटीमीटर दूर खड़ी है। इसके बाद बोला द डिस्टेंस, शी वॉक्स 60 सेंटीमीटर टुवर्ड्स द मिरर, 60 सेंटीमीटर टुवर्ड्स द मिरर, तो ये 60 सेंटीमीटर आगे आ गई, अब ये यहां पर है। ठीक है, तो पूछा है, तो क्या पूछा है, द डिस्टेंस ऑफ हर इमेज नाउ फ्रॉम हर सेल्फ। तो इमेज कितनी दूर बनेगी, हर सेल्फ बोला है, क्या बोला है, हर सेल्फ, ये याद रखना। देखो तो हमारे पास प्लेन मिरर में क्या होता है, जितना दूर ऑब्जेक्ट होता है उतनी दूर क्या बनती है इमेज, जितना दूर ऑब्जेक्ट उतनी दूर इमेज बनेगी। तो अब ये 60 सेंटीमीटर आगे आ चुकी है, तो मिरर से इसकी लेंथ क्या होगी, यहां से यहां तक कितनी लेंथ बचेगी 40, है ना, 40 सेंटीमीटर, तो इसकी इमेज यहां पर बनेगी। ठीक है, कितना, ये कितनी लेंथ हो जाएगी, ये भी 40 हो जाएगी। ठीक है, आई होप समझ में आ रहा होगा आपको, ये भी कितनी हो जाएगी 40, ये अंदर 40, ये भी यहां तक 40। पर देखो ऑप्शन में है क्या 40, हाँ ठीक है ऑप्शन भी है द लेंथ ऑफ हर इमेज, द डिस्टेंस ऑफ हर इमेज नाउ फ्रॉम हर सेल्फ, और पूछा है हर सेल्फ। कई बच्चे टिक कर देंगे ये 40 क्योंकि यहां से 40 आ गया, पर पूछा क्या है हर सेल्फ, वहां से जहां पर वो खड़ी है वहां से कितनी दूर बनेगी इमेज, मतलब हमें यहां से और यहां तक की डिस्टेंस को बताना है। तो ये 40 प्लस 40 कितना हो गया 80, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए गलत हो जाएगा, क्योंकि हर सेल्फ से पूछा है ना कि मिरर से। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इग्नोरिंग द थिकनेस ऑफ द मिरर, तो थिकनेस ऑफ द मिरर लगभग 0 लेना है, तो ये इसीलिए बोला है ताकि यहां पर कोई गलती ना हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, 2 क्वेश्चन एक साथ हैं, करते हैं एक बार। ऊपर वाला क्वेश्चन देखिए पहले, द ब्राइटनेस ऑफ अ स्टार डिपेंड्स ऑन इट्स,
ठीक है, तो कोई स्टार हमें बहुत दूर दिखाई देता है, वो किसकी वजह से दिखाई देता है, ये पूछ रहे हैं। और ब्राइटनेस किस चीज पर डिपेंड करेगी, तो साइज एंड टेम्परेचर ओनली प्रोमलगेटरी प्रोमलगेटरी। ठीक है, तो सिर्फ साइज और टेम्परेचर ये बोल रहा है, तो क्या ये होगा, नहीं, सिर्फ इससे फर्क नहीं पड़ता है, रिफ्रैक्शन से भी फर्क पड़ता है। ठीक है, जैसे ये अर्थ है, ठीक है, अब कोई स्टार चमक रहा है बहुत दूर यहां पे, तो इसकी जो लाइट आएगी, इसकी जो लाइट आती है हमारे पास लेयर होती है एटमॉस्फेयर की, तो एटमॉस्फेयर की लेयर में भी हमारे पास अलग अलग लेयर्स होती है, और अलग अलग लेयर, कोई डेंसर होती है, कोई रेयर होती है, कोई डेंसर कोई रेयर, ऐसे करते करते लाइट क्या आती है, बैंड होते होते आती है। ठीक है, लाइट बैंड होते होते आती है, और ऐसे ही ये जो स्टार है इसके आसपास इसका एटमॉस्फेयर होगा, तो यहाँ पर भी क्या होगी, बेंडिंग होगी, फिर बीच में क्या पता कोई हमारे पास प्लेनेट आ गया, फिर उसका एटमॉस्फेयर होगा, फिर वहां से लाइट टकरा टुकरा के आएगी। ठीक है, तो ये रिफ्रैक्शन पर भी डिपेंड करता है कि कितना दूर, मतलब सॉरी, ब्राइटनेस हमें रिफ्रैक्शन से भी, ब्राइटनेस रिफ्रैक्शन पर भी डिपेंड करती है। और टेम्परेचर मतलब उसकी लाइट की इंटेंसिटी कितनी है, तो देखो क्या क्या है, साइज एंड डिस्टेंस ऑफ द अर्थ, साइज एंड डिस्टेंस ऑफ द अर्थ। ठीक है, ये भी ऑप्शन में है, साइज, टेम्परेचर एंड मास, साइज, टेम्परेचर एंड डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ, तो ऑप्शन नंबर डी हमारे पास सही हो जाएगा। एक तो साइज है, साइज मतलब कितना बड़ा है वो स्टार, इसके बाद टेम्परेचर, टेम्परेचर यानी उसकी खुद की लाइट कितनी है, टेम्परेचर से हम लाइट ही देख पाएंगे, जो ज्यादा, जिसका ज्यादा टेम्परेचर होगा वो ज्यादा लाइट छोड़ेगा। एंड डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ, अब ये डिस्टेंस किससे रिलेट कर रहे हैं, रिफ्रैक्शन से, ये रिफ्रैक्शन की बात कर रहे हैं, क्योंकि जितना दूर हमारे पास ऑब्जेक्ट होगा उसका उतना ज्यादा रिफ्रैक्शन होगा, और टेम्परेचर का मैंने बता दिया। ठीक है, और साइज जितना बड़ा होगा उतना भी हमें क्लियरली दिखाई देगा। ठीक है, तो आई होप ये ऊपर वाला समझ में आ गया आपको। आगे बढ़ते हैं। एन ऑप्टिकल इल्यूजन विच अकर मेनली इन डेजर्ट ड्यूरिंग हॉट समर इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल। अब ये जो ऑप्टिकल हमारे पास इल्यूजन बोल रहे हैं, इसको क्या बोलते हैं, मिराज। इसको क्या बोलते हैं, मिराज। मिराज आपने सुना होगा। ठीक है, कि हम हम डेजर्ट में घूम रहे होते हैं और वहां पर हमें कहीं पर लेक दिखने लगती है, तो इसको मिराज बोलते हैं। और ये किसकी वजह से होता है, ये होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा, 12th में आपने अच्छे से पढ़ा होगा ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, द रेडियाई ऑफ कर्वेचर ऑफ faces of a double convex lens and 10 centimeter and 20 centimeter. The refractive index of the glass is 1.5. What is the power of this lens? ठीक है, हमारे पास डबल कॉन्वेक्स लेंस है, ये और ये। ठीक है, डबल कॉन्वेक्स लेंस है। The radii of curvature of the lens of faces of the double convex lens are 10 centimeter and 20 centimeter. तो कितनी है, एक तो है 10 सेंटीमीटर इस तरफ, और इसको बोल देंगे F1, इसको बोल देंगे F2, इस तरफ है 20 सेंटीमीटर। What is the power? तो पावर हमारे पास होती है P equals to 1 अपॉन में F, P इक्वल्स टू 1 अपॉन में F। अब ये दो फोकल लेंथ दी है, तो क्या कर देंगे, इन दोनों का एवरेज निकाल देंगे। 10 प्लस 20 अपॉन में 2, तो कितना आ जाएगा 30, तो 15 सेंटीमीटर हमारे पास आंसर आ जाएगा। और ये 15 सेंटीमीटर ही हमें यहाँ पर रखना है। और एक चीज और, ये फोकल लेंथ किस में रखते हैं, इन मीटर्स में। ठीक है, पावर के फॉर्मूले में जो नीचे F रखते हैं ये मीटर्स में रखते हैं, तो पावर कितना आ जाएगा 1 अपॉन F कितना है 15 सेंटीमीटर। ठीक है, तो सेंटीमीटर को चेंज कर देंगे तो 0.15 है ना, 0.15 मीटर। तो अब ऊपर नीचे 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यह आ जाएगा 100 अपॉन में ये आ जाएगा 15। तो अब कितना आएगा, एक बार डिवाइड कर लेते हैं 15 और 100, तो कितने जाएगा
15 2 जार 15 6 जार 6 पंजे 30, 6 कम 4 3 9, 90 होता है। 15 6 जार 90, तो बचेगा 10, लगाएंगे पॉइंट, फिर से 100, तो 6.6 आ रहा है। तो यहां पर एक ऑप्शन हमें बनाना पड़ेगा 6.6। अभी एक मिनट, हमारे पास कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ है, तो कितना आ रहा है लगभग, इसको सॉल्व करेंगे कितना आ रहा है 6.66 डायोप्टर। तो यहां पर एक ऑप्शन हमें लगाना पड़ेगा कितना 6.66 डायोप्टर, और हमारा ऑप्शन नंबर ई सही हो जाएगा क्योंकि मैच नहीं कर रहा है कोई भी ऑप्शन। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, इफ द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव indices of glass and water is 3/2 and 4/3 respectively, what will be the ratio of velocity of light in glass and water? ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है। अब देखो, हमें एक रिलेशन याद रखना है, वो रिलेशन है n2 अपॉन में n1, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ टू डिफरेंट मीडियम्स, ये बराबर होगा v1 अपॉन में v2, v1 अपॉन में v2। अब ये याद कैसे रखेंगे, n2 जितना ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतनी वेलोसिटी उसकी उस मीडियम की कम, जितना ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतनी ज्यादा वेलोसिटी उसकी कम। तो ये फॉर्मूला हो जाएगा। n2 कितना है हमारे पास 3/2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, तो ये वाटर का मान लेंगे 3/2 अपॉन में n1 हमारे पास है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रिस्पेक्टिवली, दूसरा कौन सा दिया है, सॉरी पहला हमारे पास ग्लास का गिवन है, तो ग्लास का हमारे पास है 3/2, तो ग्लास का ऊपर ही लिख लेते हैं। n2 हमारे पास है ग्लास के लिए और n1 हमारे पास है वाटर के लिए, तो 3/2 एंड 4/3, 3/2 एंड 4/3, तो यहां से v1 अपॉन v2 आ जाएगा, तो ये यहां मल्टीप्लाई, तो 3 इंटू 3 अपॉन में 4 इंटू 2, तो ये कितना गया 9 अपॉन में 8, 9 अपॉन में 8, तो ये आ गया v1 अपॉन में v2, v1 रेशियो v2 कितना आ गया 9/8। ठीक है, अब देखो, अब हमें रिस्पेक्टिवली पूछा है, तो यहां से n1 रेशियो n2 क्या था, सॉरी हमें n2 रेशियो n1 दिया था ना, हमें दिया था n2 रेशियो n1, वो कितना गिवन था हमारे पास 3/2 रेशियो 4/3। तो हमें इसको भी उल्टा करना पड़ेगा इस रेशियो को, क्योंकि हमें v1 रेशियो v2 नहीं चाहिए, हमें v2 रेशियो v1 चाहिए, तो ये आ जाएगा 8/9। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 8/9, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ठीक है, तो आई होप आपको ये ऑप्टिक्स के क्वेश्चन समझ में आए होंगे। तो ठीक है स्टूडेंट्स, ये थी आज की क्लास, आपको समझ आया होगा आई होप। तब तक के लिए पढ़ते रहे, थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट।